गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था म्यूटेशंस। ठीक है, तो हमने बेसिक पढ़ा था म्यूटेशंस के बारे में कि म्यूटेशंस क्या होती हैं। ठीक है, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था जिसके थ्रू हमने क्या प्रूव किया था कि म्यूटेशन जो है वो रैंडमली होती हैं। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला था, आपका एक फ्लक्चुएशन टेस्ट। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, या डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूटेशंस होती हैं, चाहे वो लॉस ऑफ फंक्शन है, गेन ऑफ फंक्शन है। ठीक है, और भी बहुत सारी टर्म्स हमने यूज़ करी थी। बायोकेमिकल होती हैं, बिहेवियरल म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है, मिस सेंस क्या होती है, नॉन सेंस क्या होती है, ये सब टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम इसमें आगे जैसे म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और कि वो किस टाइप की म्यूटेशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको कुछ जो म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जैसे एक हमने कहा था, एक होते हैं स्पॉन्टेनियस और एक होते हैं इंड्यूस्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हो कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं, ठीक है, दे अराइज फ्रॉम रेप्लिकेशन एरर्स एंड बेस मॉडिफिकेशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल भी रीजन बताया था कि रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर, मतलब कि जैसे मान लो जो आपकी पॉलीमरेज है, अगर उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो है, अगर वो मान लो फंक्शन नहीं कर रही है, तो चांसेस हैं कि आपका जो डीएनए के अंदर एरर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पे बता रखा है कि एक तो डीएनए रेप्लिकेशन एरर्स एंड स्लिपेज। ठीक है, टोटोमेरिक शिफ्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनकी अलग अलग टोटोमेरिक फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, फिर उसने क्या लिखा है, डीप्यूरिनेशन एंड डीएमिनेशन। ठीक है, डीप्यूरिनेशन एंड डीएमिनेशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डीएमिनेटिक एजेंट्स होते हैं जो आपके डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज हो गया, ट्रांसपोजोन्स जिसे हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब तो ये होता है ना कि खुद से म्यूटेशन कैसे आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मली तो देखो क्या होता है, आप रेप्लिकेशन की बात करते हो, क्योंकि रेप्लिकेशन के टाइम में आपको पता है कि नया डीएनए बनना है। ठीक है, उस टाइम पे अगर पॉलीमरेज ने कोई गलत आपका नाइट्रोजनस बेस लगा दिया, तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि अगर उसने कोई इनकरेक्ट बेस लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है कि म्यूटेशन होगी। या तो रिपेयर सिस्टम उसको ठीक कर दे, अगर वो ठीक नहीं कर पाए तो दैट विल बी म्यूटेशन। ठीक है, टोटोमेरिक शिफ्ट की हम बात करेंगे, डीएमिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ट्रांसपोजोन, तो ये सब तो स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई केमिकल या कोई रेडिएशन डीएनए को डैमेज कर रही है। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो इंड्यूस्ड म्यूटेशंस होती हैं, दे अराइज फॉर डीएनए डैमेज कोज्ड बाय केमिकल्स एंड रेडिएशन। ठीक है, जैसे इसमें बेस एनालॉग्स आ गए, अभी हम पढ़ेंगे बेस एनालॉग्स में, जैसे आपका एक 2 अमीनो प्यूरिन होता है। ठीक है, 5 ब्रोमो यूरेसिल होता है, ये बेस एनालॉग्स हैं। ठीक है, अभी सब इन्हीं के बारे में हमने डिस्कस करना है कि ये किस टाइप की म्यूटेशन कराते हैं और कैसे कराते हैं। ठीक है, एल्काइलेटिंग, इंटरकलेटिंग एंड एडक्ट फॉर्मिंग एजेंट्स। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, आयनाइजिंग रेडिएशन होगी, तो ये सब क्या कराते हैं, आपकी इंड्यूस म्यूटेशंस कराते हैं। मतलब क्या है कि ना, यहाँ पर म्यूटेशन किसी केमिकल या किसी रेडिएशन के एक्सपोजर से हो रही है। जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट की बात करते हैं तो थायमिन थायमिन डाइमर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, थायमिन थायमिन डाइमर। ठीक है, तो ये जनरली हमने इसके बारे में पढ़ना है कि म्यूटेशन कैसे इंड्यूस हो रही हैं। ठीक है, तो म्यूटेशन या तो स्पॉन्टेनियस होती हैं या इंड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है कि जो म्यूटेशन हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ जो भी डीएनए के अंदर जो भी प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, उस टाइम पे जैसे रेप्लिकेशन, मेन मेन यू कैन से रेप्लिकेशन, क्योंकि रेप्लिकेशन का मोटिव क्या होता है, नया डीएनए बनाना। और जब नया डीएनए बनता है तो चांसेस होते हैं कि उसमें एरर आ सकता है। ठीक है, तो वो एरर को बाद में आप तो उसको म्यूटेशन ही बोलोगे, क्योंकि गलत न्यूक्लियोटाइड आ गया आपका। ठीक है, और ये सब इंड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अगर हम जनरल बात करें तो म्यूटेशन जो है वो या तो जीन म्यूटेशंस होती हैं या क्रोमोसोमल म्यूटेशंस होती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि जीन म्यूटेशंस में ही हमने सब कुछ ये डिस्कस किया था कि जीन में चेंज हो रहा है। अब जीन में म्यूटेशन जो होती है, तो उसमें आपका जीन अफेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे वो म्यूटेशन आपकी सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है कि एक न्यूक्लियोटाइड की जगह दूसरा आ गया। ठीक है, और इट कुड बी योर, ये आपकी फ्रेम शिफ्ट भी हो सकती है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, इंजर्शन और डिलीशन की। ठीक है,
लेकिन जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है उसमें तो क्रोमोसोम का नंबर अफेक्ट होता है या उसका स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है, नंबर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज अफेक्टेड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज अफेक्टेड। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज अफेक्टेड, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ठीक है। जैसे इसके अंदर हम अलग अलग टाइप की डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना डाउन सिंड्रोम होता है, तो डाउन सिंड्रोम में तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया। ठीक है, जिसमें बोलते हैं कि ट्राइसोमी होती है 21st पोजीशन पे। तो ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशन है ना, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कम या ज्यादा हो जाता है। जैसे इसमें ट्राइसोमी होती है 21st पोजीशन पे डाउन सिंड्रोम में। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम किसकी बात करते हैं, आपका क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया। इसमें क्या होता है आपका 44 प्लस XXY, ये मेल में, इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। टर्नर सिंड्रोम होता है, जिसमें फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। ठीक है, तो ये सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, जैसे इनके अंदर तो यू कैन से कि होल, जैसे पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है उसका एक एक एक्स्ट्रा या एक डिलीट हो गया। ठीक है, अब कहीं जैसे एक सिंड्रोम होता है क्राइडू चैट सिंड्रोम, उसमें डिलीशन होती है शॉर्ट आर्म की, फिफ्थ क्रोमोसोम की। तो इसमें एक क्रोमोसोम का पार्ट नहीं है। क्राइडू चैट सिंड्रोम में क्या होता है आपका डिलीशन इन शॉर्ट, और डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ फिफ्थ क्रोमोसोम। तो क्राइडू चैट सिंड्रोम में जो शॉर्ट आर्म है फिफ्थ क्रोमोसोम की, उसमें डिलीशन हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या आपके क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, या आप इनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोल सकते हो। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में फिर मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांजिशन होता है, ट्रांसवर्जन होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांसवर्जन क्या होता है, साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है, मिस सेंस क्या होती है, नॉन सेंस क्या होती है। तो सब हमने ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने बात करी थी एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हमने कहाँ पढ़े थे, एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कहाँ पढ़े थे हमने, एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। बताओ कहाँ पढ़े थे एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। अभी तो टेस्ट है आज, ये देखो इस चीज का तो टेस्ट है। एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स कहाँ पढ़े थे हमने। हम्म। हाँ जी। ये भी नहीं याद आ रहा कहाँ पढ़ा था एक्सपेंडिंग ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के बारे में। ठीक है, तो इसको हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या था उसका नाम, जेनेटिक एंटिसिपेशन। क्या बताया था जेनेटिक एंटिसिपेशन क्या होता है। हम्म।
व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक एंटिसिपेशन? एक तो डिजीज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप देख रहे हो, एक तो सीवियर ज्यादा आ रही है, और दूसरा था अर्लियर एज ऑफ ऑनसेट। ठीक है, तो उसका रीजन हमने क्या बताया था? एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। क्या एग्जांपल दिया था इसमें, कौन सी डिजीज का एग्जांपल लिया था हमने? जैसे एक डिजीज मैंने आपको बताई थी, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। जैसे इसमें क्या होता है ना, जो हमने एक रिपीट की बात करी थी, सीजीजी। यहाँ पर कौन सा रिपीट होता है आपका? सीजीजी। नॉर्मली पर्सन के अंदर ये जो सीजीजी है, इसकी 60 और फ्यूअर कॉपीज होती हैं, 60 और फ्यूअर, 60 और फ्यूअर। लेकिन जिसको डिजीज है, जिसको क्या है, डिजीज है, उसके उसके अंदर इसकी हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज होती हैं। तो जितनी ज्यादा कॉपीज होंगी सीजीजी की, हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज, जितनी कॉपी सीजीजी की ज्यादा होंगी, उतना ही आपको डिजीज की सिवेरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नॉर्मली 60 और फ्यूअर होती हैं, लेकिन जिसको डिजीज होती है उसके अंदर हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज होती हैं, किसकी? सीजीजी की। तो जितना ज्यादा सीजीजी का नंबर होगा, उतनी ज्यादा डिजीज होगी किसकी? उतनी ज्यादा सीवियर होगी डिजीज। ठीक है, मतलब दिस इज वन ऑफ द रीजन, एक्सपैंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट। ठीक है, जैसे और भी मैंने आपको डिजीज बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी। जैसे इसमें मेनली आप ट्रिपलेट याद रखो, इसमें जो मेनली हमने ट्रिपलेट लिखा था वो कौन सा था आपका? सीटीजी। मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी में कौन सा ट्रिपलेट होता है? सीटीजी। और एक मैंने आपको बताया था हंटिंगटन डिजीज। इसके अंदर हम कौन से ट्रिपलेट की बात करते हैं? सीएजी की। मतलब क्या होता है ना कि एक नॉर्मल नंबर है, कि आपने कह दिया कि चलो इतना नंबर तो होता है, बट जितना ज्यादा उस ट्रिपलेट का नंबर होगा, उतनी ज्यादा डिजीज की सिवेरिटी होती है। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था। तो ये हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ा था, जिसका नाम ही क्या था? जेनेटिक एंटिसिपेशन। क्या नाम था? जेनेटिक एंटिसिपेशन। इसका मतलब ये होता है कि कुछ डिजीज के अंदर साइंटिस्ट ने देखा कि वो जैसे फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, बट जैसे जैसे जनरेशन आप इंक्रीजिंग, जैसे जैसे आप मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन की तरफ जा रहे हो, तो डिजीज की सिवेरिटी बढ़ रही थी। ठीक है, और डिजीज आ भी जल्दी रही थी। तो साइंटिस्ट ने फिर उसके पीछे रीजन देखा, एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट। जितना रिपीट का नंबर ज्यादा होता है, उतना ज्यादा डिजीज की सिवेरिटी, या उतना जो सिम्टम्स हैं वो उतने ज्यादा क्या होते हैं आपके? सीवियर होते हैं। ठीक है, तो इसे हमने क्या पढ़ा था? जेनेटिक एंटिसिपेशन। ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक म्यूटेशन के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम होता है सप्रेसर म्यूटेशन। क्या होता है आपका? सप्रेसर म्यूटेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सप्रेसर म्यूटेशन? सप्रेसर म्यूटेशन। सप्रेसर म्यूटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिए। ए सप्रेसर म्यूटेशन इज ए जेनेटिक चेंज। A suppressor mutation is a genetic change, is a genetic change that is a genetic change that hides or suppresses the hides or suppresses the effect of another mutation, suppresses the effect of another mutation. A suppressor mutation is a genetic change that hides or suppresses the effect of another mutation. फिर लिखिए, this type of mutation
दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज डिस्टिंक्ट this type of mutation is distinct from a reverse mutation is distinct from a reverse mutation from a reverse mutation comma in which the mutated site in which the mutated site mutated site changes back to the or changes back changes back into the original wild type sequence changes back into the original wild type sequence wild type sequence ठीक है सप्रेसर म्यूटेशन क्या होती है इट इज ए जेनेटिक चेंज दैट हाइड्स और सप्रेसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर म्यूटेशन ठीक है दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए रिवर्स म्यूटेशन इन विच द म्यूटेटेड साइट चेंजेस बैक इनटू द ओरिजिनल वाइल्ड टाइप सीक्वेंस ठीक है एक तो होते हैं रिवर्स म्यूटेशन जैसे आपके पास एक जीन है ठीक है मान लो कि उसमें जहां पर म्यूटेशन हुई जैसे यहाँ पे म्यूटेशन हुई जैसे सब्स्टिट्यूशन हो गई मान लो एक ही जगह टी आ गया ठीक है या जो भी आप कह सकते हो एक ही जगह जी आ गया वो डिपेंड करता है ट्रांजिशन हुआ है ट्रांसवर्जन हुआ है जैसे आपने कहा कि यहाँ पर नॉर्मली ए था ठीक है और एक ही जगह जी आ गया तो ये म्यूटेशन होगी आप इसी को जी की जगह ए कर दो तो ये रिवर्स म्यूटेशन है रिवर्स म्यूटेशन में जहां पर म्यूटेशन हुई है उसी को आपने चेंज करना है लेकिन सप्रेसर म्यूटेशन क्या होती है जैसे एक म्यूटेशन एक जगह पे हुई जीन के अंदर ठीक है जैसे यहाँ पे म्यूटेशन हुई बट इसके इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए एक और म्यूटेशन हुई जैसे ये तो म्यूटेशन है ही सी इसके इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए एक और म्यूटेशन हुई जैसे ये मान लो मैंने सेम जीन के अंदर करी है तो इसे हम क्या बोलेंगे इंट्राजेनिक इसे हम क्या बोलेंगे इंट्राजेनिक अब मतलब क्या है ये क्या हो गया फिर ये डबल म्यूटेंट हो गया क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल म्यूटेशन भी है और सप्रेसर म्यूटेशन भी है तो इस टाइप का जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं डबल म्यूटेंट क्योंकि ये उसके अंदर ओरिजिनल म्यूटेशन है ये उसके अंदर ओरिजिनल मतलब जो भी चेंज हुआ था और ओरिजिनल म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए एक और म्यूटेशन हुई जिसे हमने क्या बोला आपका जिसे हमने क्या बोला आपका दैट इज सप्रेसर म्यूटेशन तो ये क्या बना एक तरह से आपका डबल म्यूटेंट क्या बना आपका डबल म्यूटेंट क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनल म्यूटेशन भी है और सप्रेसर म्यूटेशन भी है तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं डबल म्यूटेंट इसे हम क्या बोलते हैं आपका डबल म्यूटेंट तो सप्रेसर म्यूटेशन is a genetic change that hides or suppresses the effect of another mutation. This type of mutation is distinct from a reverse mutation in which the mutated site changes back into the original wild type sequence. ठीक है ठीक है अब इसमें चलो एक जैसे मैं आपको एक वैसे एग्जांपल और देता हूं अब कई बार ये भी हो सकता है ना क्या पता किसी दूसरी जीन में म्यूटेशन हो तो वो इंटरजेनिक होगा जैसे ये तो म्यूटेशन हमने सेम जीन के अंदर दिखाई है बट एक म्यूटेशन को सप्रेस करने के लिए अगर म्यूटेशन किसी दूसरी जीन में हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे इंटरजेनिक उसे हम क्या बोलेंगे इंटरजेनिक ठीक है अब जैसे एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया जैसे अगर मैं आपको कहूं कि जनरली जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन्स कौन कौन से होते हैं हम्म कौन कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन्स यू बोलो थोड़ा तेज यूजीए यूएजी
और UAA, जिसको याद रखते हैं ना, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। अब स्टॉप कोडॉन याद नहीं है, देख लो। हैं? क्यों बोलते हैं इनको स्टॉप कोडॉन? हम्म। वाई दे आर स्टॉप कोडॉन्स? इनको स्टॉप कोडॉन्स क्यों बोला जाता है? क्या जाती है, वही तो आता है, क्यों हो जाती है? इनके आने से, इनके आने से ट्रांसलेशन क्यों रुक जाती है? हम्म। क्या रीजन देंगे? इनको स्टॉप कोडॉन्स क्यों बोलते हैं? चलो ये तो है ही नहीं, है ना, ये तो आपने कहा कि इनके आने से ट्रांसलेशन रुक जाती है, बट क्यों? हम्म। क्यों रुक जाती है? क्या नहीं होता? किनके पास नहीं होता? इनके पास तो कुछ भी नहीं है। इनके लिए टीआरएनए नहीं होता। इनके पास नहीं बोला ना, जो ये स्टॉकडोन्स होते हैं, इनके टीआरएनए नहीं होता। मतलब वो टीआरएनए जो इनको रीड करे, क्योंकि टीआरएनए ही रीड करता है ना, एमआरएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको टीआरएनए रीड करता है। तो स्टॉप कोडॉन्स के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता। ठीक है। इसको लिखने की जरूरत है? ये तो पता होना चाहिए था आपको कि इनको स्टॉप कोडॉन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके लिए टीआरएनए नहीं होता है। अब देखो क्या होता है, अगर मैं आपको कहूं कि आपके स्टॉप कोडॉन है, इसके लिए टीआरएनए कैसे बन सकता है? जैसे अब नॉर्मली आपको पता है कि अगर आप कह रहे हो कि यूजी है, अब यूजीए के लिए टीआरएनए में क्या होना चाहिए सामने? जैसे अगर मैं एक टीआरएनए बना दूं, तो इसमें सामने क्या होना चाहिए? यूजीए के लिए क्या होना चाहिए? ACU। मतलब ये क्या होती है? एंटीकोडोन आर्म। ये कौन सी आर्म होती है? एंटीकोडोन। मतलब कोई भी टीआरएनए ऐसा होता ही नहीं है जिसके अंदर ACU हो एंटीकोडोन में। ठीक है। अब जैसे मैं आपको कहूँ कि एक यूजीजी है, यूजीजी को कौन रेकग्नाइज करता है? टीआरएनए, जिसमें क्या होगा आपका? ACC। ये एंटीकोडोन आर्म है। ठीक है। अब मान लो मैं आपको कहूं कि ये जो, जस्ट हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि इस एंटीकोडोन आर्म के अंदर म्यूटेशन हो जाए, एंटीकोडोन के आर्म के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से मान लो वो सी की जगह यू हो जाए, क्योंकि म्यूटेशन तो चलो डीएनए लेवल पे ही होगी और यहां पर आगे आएगी। यहां पर हम म्यूटेशन कहां पर दिखा रहे हैं? एंटीकोडोन रीजन में। म्यूटेशन कहां पर हो रही है? एंटीकोडोन रीजन में। अगर टीआरएनए के एंटीकोडोन आर्म के अंदर म्यूटेशन हो जाए और वो ACC जगह ACU हो गया, तो ये वाला टीआरएनए जो है, फिर ये स्टॉप कोडॉन को भी रेकग्नाइज कर लेगा। देखो नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट म्यूटेशन होने की वजह से उसने किसको रेकग्नाइज कर लिया? स्टॉप कोडॉन को। इसे हम क्या बोलते हैं? आपका नॉन सेंस सप्रेसर। इसे हम क्या बोलते हैं? इस टाइप की म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन सेंस सप्रेसर। टीआरएनए की एंटीकोडोन आर्म के अंदर एक ऐसी म्यूटेशन हुई जिसकी वजह से उसने स्टॉप कोडॉन को रेकग्नाइज कर लिया। नॉर्मली तो ये है ना, जैसे यूजी है तो ACU वाला टीआरएनए होता ही नहीं है। इसका मतलब जो यहां पर आपने UAG लिखा है, तो AUC वाला भी नहीं होता है और AU वाला भी नहीं होता है। नॉर्मली देर इज नो टीआरएनए फॉर स्टॉप कोडोन्स। बट अगर टीआरएनए के एंटीकोडोन आर्म के अंदर म्यूटेशन हो जाए और वो किसको रेकग्नाइज कर ले? स्टॉप कोडोन को, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आपका नॉन सेंस सप्रेसर। अब इसमें क्या होगा ना, आपकी ट्रांसलेशन स्टॉप कोडोन आने पे रुकेगी नहीं। जैसे यूजीजी मेनली, जैसे इसके लिए ये ट्रिप्टोफैन कैरी करता है। अब क्या होता है ना, ये तो म्यूटेशन इसमें आई है, तो क्या पता वो यूजीए के कॉरेस्पॉन्डिंग भी ट्रिप्टोफैन लगा देगा, बट आपकी जो ट्रांसलेशन है फिर वो रुकेगी नहीं स्टॉप कोडोन पे। नॉर्मली रुकते इसलिए है क्योंकि स्टॉप कोडोन के लिए टीआरएनए नहीं होता, बट एंटीकोडोन आर्म में म्यूटेशन होने की वजह से उसने स्टॉप कोडोन को रेकग्नाइज कर लिया। तो इस टाइप की म्यूटेशन हम क्या बोलते हैं? नॉन सेंस सप्रेसर म्यूटेशन। आए समझ में ये?
ठीक है, एक रिवर्स म्यूटेशन होती है, एक सप्रेसर होती है। अब देखो ना, रिवर्स म्यूटेशन जो है वो मैंने आपको बताया कि अगर ओरिजिनली जहां पे म्यूटेशन हुई है उसके इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए जो म्यूटेशन होती है वो कौन सी होती है आपकी, कौन सी होती है, रिवर्स म्यूटेशन। और अगर एक म्यूटेशन के इफेक्ट को सप्रेस करने के लिए दूसरी म्यूटेशन, अब वो सेम जीन में भी हो सकती है, डिफरेंट जीन में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके बारे में। अब हम जनरली जो हम म्यूटाजेनिक एजेंट्स की बात कर रहे थे, या जो जैसे टोटोमेरिक शिफ्ट की बात कर रहे थे, डीएमिनेशन, अब हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं आपको टोटोमेरिक थोड़ा सा शिफ्ट के बारे में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको टोटोमेरिक शिफ्ट्स के बारे में बताता हूँ। देखो, अब नॉर्मली हमें पता है कि जो ए है वो किसके साथ पेयर करता है, टी के साथ। जैसे हमने ये पढ़ा ना कि ए और टी के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और जी और सी के बीच में क्या होता है आपका, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये नॉर्मली ए और टी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, जैसे आप ये देखो, एक तरफ दिखा रखा है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग, मतलब जैसे थायमिन की कीटो फॉर्म है वो एडेनिन की अमीनो फॉर्म के साथ पेयर करती है। जैसे थायमिन की कौन सी फॉर्म है, कीटो, एडेनिन की कौन सी है, अमीनो। थायमिन की कीटो फॉर्म एडेनिन की अमीनो फॉर्म के साथ करती है, और साइटोसिन की अमीनो फॉर्म गुआनिन की कीटो फॉर्म के साथ करती है। ठीक है, मतलब इधर अगर आप जनरली देखो तो थायमिन क्या है आपका, पिरिमिडिन है, और इधर साइटोसिन पिरिमिडिन है। तो थायमिन की कीटो फॉर्म एडेनिन की अमीनो के साथ करती है, साइटोसिन की अमीनो, मतलब यहाँ पर पिरिमिडिन की अमीनो है, प्यूरिन की कीटो है। ये नॉर्मल पेयरिंग है। ठीक है, जैसे हम दिखाते हैं ना कि ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ए और टी में, और जी और सी में तीन बनते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि थायमिन मान लो कीटो से इनोल फॉर्म में चला गया, थायमिन किस फॉर्म में चला गया, कीटो से इनोल फॉर्म में। अब इसका पेयरिंग पार्टनर फिर जी हो गया। जब थायमिन कीटो फॉर्म में है तो वो ए के साथ पेयर करता है, जैसे हमने यहां पे लिखा कि थायमिन अगर कीटो फॉर्म में है तो उसका पेयरिंग पार्टनर क्या है, ए है, जो नॉर्मली होता है। ठीक है, लेकिन थायमिन अगर कीटो से इनोल फॉर्म में चला गया, मतलब इसमें टोटोमेरिक शिफ्ट हुई, तो इसका पेयरिंग पार्टनर क्या हो गया आपका, जी हो गया। ठीक है, इसकी वजह से म्यूटेशन होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे क्या होगा ना, मान लो आपने कहा कि यहाँ पे एक डीएनए है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। आपने कहा कि यहाँ पे एक डीएनए है, कि किस वजह से चेंज आ सकता है। आपने कहा ये डीएनए है, यहां पर टी है, तो टी के सामने नॉर्मली होना चाहिए ए। ठीक है, अब मान लो जब रेप्लिकेशन होगी, जब रेप्लिकेशन होनी है, अभी मान लो थायमिन कीटो फॉर्म में है। ठीक है, अब आपको पता है कि रेप्लिकेशन के लिए तो जैसे ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये तो चलो ए है, मान लो इधर तो आपने कह दिया सामने टी आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो थायमिन पहले से था, मान लो ये कीटो से इनोल फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब अगर ये इनोल फॉर्म में चेंज हो गया तो अब ये किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ। ठीक है, अब मान लो दोबारा इस डीएनए की रेप्लिकेशन कराते हैं, अब जहां पर जी है उसके सामने क्या आ जाएगा, सी। क्योंकि ये तो चलो अब डिपेंड करता है, टी इनोल फॉर्म में कीटो है, वो तो इसका अलग से होगा ना कि टी जो है, मान लो ये, चलो आप कह रहे हो कि चलो अभी ये इनोल फॉर्म में ही है, तो दोबारा भी ये किसके साथ पेयर करेगा, जी के साथ। बट आप ये देखो कि ओरिजिनली जहां पर टी ए था वहां पर क्या आ गया, सी जी। टी की जगह क्या आ गया, सी, ए की जगह आ गया जी, तो इसने ट्रांजिशन करा दी, इसने क्या करा दी, ट्रांजिशन। तो इस तरह से जो लिखा था ना कि टोटोमेरिक, क्योंकि ये जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड दिस कैन ऑल्सो ब्रिंग ए चेंज इन द डीएनए, जो हम कह रहे थे ना स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। अब इसमें क्या है ना, इसमें कोई केमिकल तो आया नहीं बाहर से, कोई हमने कुछ बाहर से कोई रेज नहीं दी। ये तो क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहले वो कीटो फॉर्म में था तो वो ए के साथ पेयर करता है, लेकिन अगर वो मान लो कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसका पेयरिंग पार्टनर जी हो गया। तो इसने क्या करा दी, ट्रांजिशन, क्या करा दी आपकी, ट्रांजिशन। ठीक है, आए समझ में ये। ठीक है, ऐसे ही उसने इसके बारे में बता रखा है, जैसे साइटोसिन है, उसका नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर क्या था आपका, ग्वानिन। ठीक है,
लेकिन अगर साइटोसिन अमीनो से आइमाइनो फॉर्म में चेंज हो गया तो अब वो एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है। साइटोसिन नॉर्मली तो किसके साथ पेयर करता है? गुआनिन के साथ, क्योंकि साइटोसिन की अमीनो फॉर्म है, गुआनिन की कीटो फॉर्म है। लेकिन अगर ये अमीनो से आइमाइनो फॉर्म में चला गया तो ये इसका पेयरिंग पार्टनर क्या हो गया? ए हो गया। तो ये लिखा ना कि एक तो स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग है और एक एनोमलस। एनोमोलस का मतलब क्या है कि जो टोटोमेरिक शिफ्ट की वजह से आपको देखने को मिलता है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट कैन ब्रिंग द चेंज इन योर डीएनए। आए समझ में ये? तो टी ए के साथ करता है नॉर्मली जब कीटो फॉर्म में है, बट इनोल फॉर्म में वो जी के साथ कर रहा है। साइटोसिन जब अमीनो फॉर्म में है तो वो ग्वानिन के कीटो फॉर्म के साथ करता है, बट साइटोसिन अगर अमीनो से आइमाइनो फॉर्म में चला गया तो वो एडेनिन के साथ पेयर कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जैसे ये देखो यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रखा है। ये देखो ना यहाँ पर जैसे दिखा रखा है कि जैसे रेप्लिकेशन चल रही है। ठीक है, अब ये जो ए है उसने ए दिखाया, ये पहले ऑब्वियसली नॉर्मली कौन सी फॉर्म में था आपका? जो ए था, ठीक है, वो कौन सी फॉर्म में था? अमाइनो। ठीक है, क्योंकि ये इसने बताया कि ए चेंज हो गया। जैसे उस डायग्राम में ए नहीं दिखा रखा, इसमें ए चेंज हो गया। अब ए का नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर टी होता है, बट जब ए भी चेंज होता है तो वो सी के साथ पेयर कर रहा है। अब सी के साथ पेयर करेगा तो जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो वहां पे सी जी आ गया। ठीक है ना? तो क्योंकि वहां पर उसने ए को नहीं दिखाया, जो हमने पिछला डायग्राम देखा उसमें सिर्फ उसने टी और सी को चेंज किया है। अदरवाइज जो ए है, ए नॉर्मली अमीनो फॉर्म में होता है। ए अगर अमीनो फॉर्म में है तो वो टी के साथ पेयर करता है। वो कह रहा है ए अगर अमीनो फॉर्म में होगा तो वो किसके साथ पेयर करेगा? सी के साथ। यहाँ पे देखो ना, ए अगर अमीनो से आइमाइनो फॉर्म में चला गया तो ए का नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर तो टी है। अगर ए अमीनो से आइमाइनो फॉर्म में चला गया तो वो किसके साथ पेयर कर रहा है आपका? इट इज पेयरिंग विद द सी। इसका नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर टी है, बट अब ये सी के साथ करेगा। अभी आप देखोगे ना, मैक्सिमम जो भी अभी हम पढ़ेंगे, चाहे वो ये टोटोमेरिक शिफ्ट हो जाए, चाहे कोई डीएमिनेटिंग एजेंट्स हैं, चाहे आपके एल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, बेस एनालॉग्स हैं, जनरली ये सब ट्रांजिशन ही कराते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? प्यूरिन की जगह प्यूरिन आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दो ही प्यूरिन है, ए की जगह जी आ गया या जी की जगह ए आएगा। पिरिमिडिन भी दो ही है डीएनए के अंदर, टी की जगह सी आ गया या सी की जगह टी आ गया। ठीक है, तो एक तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ डीएमिनेशन के बारे में। ठीक है, दूसरा हम किसके बारे में देखते हैं? डीएमिनेशन। तो एक तो टोटोमेरिक शिफ्ट होगी, ये तो चलो इंड्यूस नहीं है, बट जो अगर हम डीएमिनेटिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो वो इंड्यूस होगा। डीएमिनेटिंग एजेंट्स, डीएमिनेटिंग एजेंट्स। डीएमिनेटिंग एजेंट्स में क्या होता है? जैसे आपका मान लो एडेनिन है। ठीक है, एडेनिन की डीएमिनेशन से बनता है हाइपोजेंथिन। एडेनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है? हाइपोजेंथिन। गुआनिन की डीएमिनेशन से बनता है xanthine। एडेनिन की डीएमिनेशन से बनता है हाइपोजेंथिन, गुआनिन की डीएमिनेशन से बनता है xanthine। ठीक है, साइटोसिन की डीएमिनेशन से बनता है यूरेसिल। साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका? यूरेसिल। और अगर 5 मिथाइल साइटोसिन है, जैसे भी ये पेपर में क्वेश्चन आया था कि 5 मिथाइल साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है, तो उसका आंसर होता है थायमिन। क्या बनता है आपका? थायमिन। एडेनिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है? हाइपोजेंथिन, गुआनिन से xanthine, साइटोसिन से यूरेसिल, 5 मिथाइल साइटोसिन से थायमिन। अब वही आप देखो ना, जैसे अब सी है, जैसे आप साइटोसिन वाला एग्जांपल ले सकते हो। अब सी किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। लेकिन अगर सी यू में कन्वर्ट हो गया तो वो किसके साथ पेयर करेगा? ए के साथ। तो फिर वही होगा ना, सी जी की जगह फिर ए टी आ जाएगा। ठीक है ना? नॉर्मली आपको पता है कि अगर कोई भी डीएनए है तो सी का पेयरिंग पार्टनर तो जी है,
ठीक है। लेकिन अगर साइटोसिन की डीएमिनेशन होगी तो यहाँ पर यूरेसिल आ गया। अब यूरेसिल जब रेप्लिकेशन होगी तो यूरेसिल किसके साथ पेयर करेगा? ए के साथ। अब जब इस डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा? ए सामने क्या आ जाएगा? टी। तो यहाँ पर सी जी, वहां पर क्या आ गया? टी। मतलब दोनों ही ट्रांजिशन है ना, चाहे टी ए की जगह सी जी आ जाए या सी जी की जगह टी आ जाए, क्योंकि जो यू है उसका पेयरिंग पार्टनर तो ए है ना। नॉर्मली डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है, बट ये तो एक डीएमिनेटिंग एजेंट है जिसने थायमिन से NH2 को हटा दिया और वो यूरेसिल में कन्वर्ट हो गया। थायमिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है आपका? मतलब साइटोसिन की डीएमिनेशन से क्या बनता है? यूरेसिल। तो नॉर्मली तो डीएनए में यूरेसिल होता नहीं है, बट साइटोसिन की डीएमिनेशन की वजह से आपके डीएनए के अंदर क्या आ गया? यूरेसिल। ठीक है। देखो ये जितने म्यूटेशंस होते हैं ना, इसके लिए रिपेयर सिस्टम होते हैं। ठीक है। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अब यूरेसिल तो होना नहीं चाहिए डीएनए में, तो रिपेयर सिस्टम इसको ठीक भी करते हैं। बट अगर रिपेयर सिस्टम ने इस चीज को ठीक नहीं करा तो फिर वो तो म्यूटेशन ही होगी ना। तो ये हमने जैसे कल डिस्कस किया था कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन का रेट ज्यादा है और किसी में कम है, तो उसका रीजन हम ये भी देखते हैं कि उनका रिपेयर सिस्टम कैसा है, उनके अंदर प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कैसी है। ठीक है। तो ये हमने इसकी बात करी डीएमिनेटिंग एजेंट्स की। जैसे आप ये देख सकते हो, अब साइटोसिन यूरेसिल में कन्वर्ट हुआ तो उसका पेयरिंग पार्टनर हो गया एडेनिन। एडेनिन किसके साथ पेयर करता है? किसके साथ पेयर करता है? टी के साथ। बट जब हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हुआ तो उसका पेयरिंग पार्टनर क्या हो गया आपका? साइटोसिन। ए का नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर तो क्या है? टी है। बट ये है कि चलो जब भी ऐसा हो रहा है तो पेयरिंग वही हो रही है, पिरिमिडिन प्यूरिन के साथ ही कर रही है। जैसे साइटोसिन से यूरेसिल बना तो ये भी पिरिमिडिन थी, ये भी पिरिमिडिन थी, तो पेयर तो प्यूरिन के साथ ही कर रही है ना। सी पहले जी के साथ करता था, यूरेसिल ए के साथ कर रहा है। अब यहाँ पे एडेनिन है, इसकी डीएमिनेशन हो गया, हाइपोजेंथिन बना है। ठीक है। तो है तो ये भी पिरिमिडिन ही है, सॉरी प्यूरिन ही है। एडेनिन भी प्यूरिन थी, ये भी प्यूरिन ही है। एडेनिन भी ए टी के साथ पेयर करा था, बट हाइपोजेंथिन किसके साथ पेयर करता है आपका? सी के साथ। हाइपोजेंथिन के साथ पेयर करता है आपका सी के साथ। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ मैं आपको जैसे बेस एनालॉग्स बताता हूँ। ठीक है। और फिर कुछ केमिकल्स के बारे में बताऊंगा। जैसे बेस एनालॉग्स की बात करें, अगर आप बेस एनालॉग्स की बात करो तो जैसे इसमें आप दिखा सकते हो 5 ब्रोमो यूरेसिल। अब इसकी दो फॉर्म होती हैं, एक कीटो और एक इनोल। ठीक है। जब ये कीटो फॉर्म में होता है तो ये ए के साथ पेयर करता है, और इनोल फॉर्म में पेयर होता है तो किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। ठीक है। क्योंकि ये भी ट्रांजिशन कराएगा। कैसे कराएगा? जैसे मान लो आपका डीएनए है। ठीक है। मान लो वहां पर आपका फॉर एग्जाम्पल ए है। ठीक है। क्योंकि जब मान लो एप्लीकेशन के लिए जो भी है, तो यहाँ पर ए है, तो मान लो 5 ब्रोमो यूरेसिल आगे लग गया टी की जगह। ठीक है। बट ये इसकी कौन सी फॉर्म थी? कीटो फॉर्म। ठीक है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एप्लीकेशन मान लो जो 5 ब्रोमो यूरेसिल है वो कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। देखो ओरिजिनली तो डीएनए में क्या था? टीए था। ठीक है। लेकिन ए के सामने यहाँ पर 5 ब्रोमो यूरेसिल आ गया। अब 5 ब्रोमो यूरेसिल कीटो से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब इनोल फॉर्म में किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। ठीक है। अब जब इसकी एप्लीकेशन होगी तो क्या होगा? जी के सामने क्या आ जाएगा? सी। ओरिजिनली क्या था वहां पर? टीए। अब टीए की जगह क्या आ गया? सी जी। तो ये भी ट्रांजिशन हो गया। ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली तो 5 ब्रोम, देखो ये सब तो आप इंड्यूस की बात करो ना, बाहर से दे रहे हो। जैसे अगर मुझे ट्रांजिशन करानी है किसी मान लो बैक्टीरिया के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो मैं 5 ब्रोमो यूरेसिल को यूज कर सकता हूँ। ये सब इंड्यूस्ड है। जैसे टोटोमेरिक तो एक अलग बात होगी ना कि आपके जो नाइट्रोजनस बेस था वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये जो आप बात करो डीएमिनेशन, जैसा भी हम पढ़ेंगे, जैसे नाइट्रस एसिड होता है वो जनरली डीएमिनेशन कराता है, वो भी सब केमिकल्स भी लिखेंगे, ये सब बेस एनालॉग है। ठीक है। ऐसे ही जो 2 अमीनो प्यूरिन होता है वो भी वो भी एक बेस एनालॉग है, और वो भी क्या कराता है आपका? ट्रांजिशन।
टू अमीनो प्यूरिन, अब नाम से पता लग रहा है ये प्यूरिन है, तो ये भी थायमिन के साथ भी पेयर कर सकती है और साइटोसिन के साथ भी। इट कैन पेयर विथ थायमिन और साइटोसिन, टू अमीनो प्यूरिन। ये थायमिन के साथ भी पेयर कर सकती है और साइटोसिन के साथ भी। आया समझ में ये? ठीक है, अब जैसे यहां पर हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूं। तो अभी तक जैसे आपने टोटोमेरिक फॉर्म्स देख ली, ठीक है, फिर हमने डिस्कस करा डिएमिनेटिंग एजेंट्स, और फिर मैंने आपको बताया बेस एनालॉग। ठीक है, जैसे और भी होते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक दो बनाता हूँ, जैसे ग्वानिन है। मान लो हम एक अल्काइलेटिंग एजेंट की बात करते हैं जिसका नाम है ईएमएस, इथाइल मिथेन सल्फोनेट, ईएमएस। ये ग्वानिन को कन्वर्ट कर देता है O6 इथाइल ग्वानिन के अंदर, इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है O6 इथाइल ग्वानिन। अब ग्वानिन का नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर कौन सा होता है? सी। लेकिन O6 इथाइल ग्वानिन का पेयरिंग पार्टनर होता है टी। जी तो सी के साथ पेयर करता है ना, लेकिन जब इसकी इथाइलेशन होगी, मतलब ये सब म्यूटाजेंस हैं, जैसे ईएमएस इज ए म्यूटाजन, तो इसने O6 इथाइल ग्वानिन कन्वर्ट कर दिया, और अब वो किससे पेयर कर रहा है? आपका टी के साथ। ठीक है, ऐसे मान लो मैंने लिखा जो साइटोसिन, तो अभी चलो मैंने आपको बताया इसी, साइटोसिन किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। बट अगर इसकी हम क्या करा दें, डीएमिनेशन, जैसे यहां पर हम यूज करें नाइट्रस एसिड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? यूरेसिल के अंदर। और यूरेसिल किसके साथ पेयर करता है? आपका ए के साथ। ठीक है, देन वी हैव साइटोसिन। जैसे एक होता है हाइड्रोक्सिलामीन या हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट, हाइड्रोक्सिलामीन, उसने साइटोसिन को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन, हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन। अब साइटोसिन का नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर क्या होता है? जी। बट जो हाइड्रोक्सिल अमीनोसाइटोसिन है उसका नॉर्मल पेयरिंग पार्टनर क्या होगा? आपका ए। मतलब आप सिर्फ अभी हम पढ़ेंगे एक जो इंटरकलेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे एक्रिडिन ऑरेंज हो गया, वो सिर्फ फ्रेम शिफ्ट कराते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताए, चाहे वो ईएमएस है, नाइट्रस एसिड है, हाइड्रोक्सिलामीन है, आपके बेस एनालॉग्स हैं, ये सब क्या कराते हैं? ट्रांजिशन। ये आपने याद रखना है, ये सब क्या कराते हैं? आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब वही है कि अब ट्रांजिशन दोनों तरफ हो सकता है ना, या तो टीए से टीए की जगह सीजी आ जाए, या आप कह सकते हो कि सीजी की जगह टीए आ जाए। तो ये ट्रांजिशन ही है आपके, इसको हम कौन सी म्यूटेशन बोलेंगे? ट्रांजिशन। आए समझ में ये? ठीक है, अभी देखना, अभी आप देखोगे, अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान ही काउंट होता है ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एजेंट क्या कर रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इसमें। अब देखो ये एक मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, दैट इज थ्योरेटिकल, मतलब ये थ्योरेटिकल है, रिवर्स म्यूटेशन पॉसिबल बाय वेरियस म्यूटाजेनिक एजेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 5 ब्रोमो यूरेसिल, वो क्या कराता है? CG to TA, ये हमने पढ़ा है। जो म्यूटेशन इस, जैसे अभी ये इसने ट्रांजिशन कराया, इसकी म्यूटेशन को 5 ब्रोमो यूरेसिल क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है। वही ना कि देखो 5 ब्रोमो यूरेसिल था पहले, वो कौन सी फॉर्म में था? कीटो फॉर्म में। तो वो किसके साथ पेयर करा? वो ए के साथ करता है, बट जब इनॉल फॉर्म में था वो जी के साथ करता है। मान लो ये दोबारा कन्वर्ट हो जाए कीटो फॉर्म में, 5 ब्रोमो यूरेसिल, तो क्या होगा फिर? ये दोबारा ए के साथ पेयर करेगा, और क्या पता फिर ए के सामने टी आ जाए। तो ये थ्योरेटिकल है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कि होगा या नहीं होगा, दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल, कि 5 ब्रोमो यूरेसिल ने जो म्यूटेशन करी है उसको 5 ब्रोमो यूरेसिल रिवर्स कर सकता है, टू अमीनोप्यूरिन भी कर सकता है, ईएमएस भी कर सकता है, एनए भी कर सकता है, हाइड्रोक्सिलमीन प्लस माइनस, मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और एक्रिडिन ऑरेंज नहीं कर सकता।
ठीक है। मतलब यहाँ पर ना आपके सामने 6 म्यूटाजेनिक एजेंट है। एक है 5 ब्रोमोयूरेसिल जो कि एक बेस एनालॉग है। 2 अमीनोप्यूरिन भी बेस एनालॉग है। नाइट्रस एसिड डियामिनेटिंग एजेंट है। इथाइल मिथेन सल्फोनेट एल्काइलेटिंग एजेंट है। और हाइड्रोक्सिलामीन जो भी मैंने आपको बताया ये हाइड्रोक्सिलामीन को ऐड करता है। ठीक है। और एओ होता है एक्रिडिन ऑरेंज। ये एक तरह से इंटरकलेटिंग डाई है। और ये किस टाइप की म्यूटेशन कराती है? फ्रेम शिफ्ट। एक्रिडिन ऑरेंज किस टाइप की म्यूटेशन कराती है? आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फाइब्रोमोयूरेसिल जो म्यूटेशन करा रहा है उसका फाइब्रोमोयूरेसिल 2 अमीनोप्यूरिन नाइट्रस एसिड ईएमएस हाइड्रोक्सिलमीन प्लस माइनस लिखा होता है। और एक्रिडिन ऑरेंज उस म्यूटेशन को रिवर्स नहीं करा सकता। ठीक है। 2 अमीनोप्यूरिन ने जो म्यूटेशन करी है उसका भी सेम है। नाइट्रस एसिड का भी सेम है। ईएमएस का भी सेम है। हाँ, बस हाइड्रोक्सिलमीन खुद की म्यूटेशन को रिवर्स नहीं करा पाएगा। जो हाइड्रोक्सिलमीन है वो खुद की म्यूटेशन को रिवर्स नहीं करा पाएगा। हाइड्रोक्सिलमीन जो है वो खुद की म्यूटेशन को रिवर्स नहीं करा पाएगा। और एक्रिडिन ऑरेंज जो है क्योंकि वो फ्रेम शिफ्ट कराता है तो उसकी म्यूटेशन को वो खुद ही रिवर्स करा सकता है और कोई नहीं कराएगा। दिस इज अ थ्योरेटिकल रिवर्स म्यूटेशन पॉसिबल बाय वेरियस म्यूटाजेनिक एजेंट्स। एक तरफ म्यूटाजन है, एक तरफ टाइप ऑफ म्यूटेशन है, और एक तरफ रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन बाय। जैसे आप ये देख सकते हो, जो भी मैं आपको बता रहा था, जैसे थायमिन है। तो आप देख रहे हो थायमिन और जो 5 ब्रोमोयूरेसिल है उसका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर जैसे मिथाइल ग्रुप होता है वहां पर ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है। जैसे ये होता है ना यूरेसिल और थायमिन में फर्क किस चीज का होता है? सिर्फ मिथाइल ग्रुप का। क्योंकि थायमिन का दूसरा नाम होता है 5 मिथाइल यूरेसिल। अब वही ना, इसकी कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। अभी मैंने आपको बताया कीटो फॉर्म किसके साथ पेयर करती है? ए के साथ। देखा ना, सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ 5 ब्रोमोयूरेसिल एंड थायमिन in the common keto form 5 bromouracil base pairs with the adenine behaving as a thymine analog in the rare enol form। जैसे enol form रेयर होती है और तब वो किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। अभी बताया था ना कि 5 ब्रोमोयूरिल के दो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में वो पेयर करता है ए के साथ, और वो कह रहा है इनोल फॉर्म होती है रेयर, और इस फॉर्म में वो किसके साथ पेयर करता है? जी के साथ। ठीक है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया जो ये ग्वानिन है, इथाइल मिथेन सल्फोनेट। ईएमएस ने क्या करा दी? इथाइलेशन करा दी। यहाँ पर इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, एल्काइल ग्रुप ऐड कर दिया। ग्वानिन पेयर करता है सी के साथ, लेकिन जो 6 इथाइल ग्वानिन है वो किसके साथ पेयर कर रहा है? आपका टी के साथ। तो ये भी क्या कराता है? आपका ट्रांजिशन। ये भी किस टाइप का म्यूटेशन कराता है? आपकी ट्रांजिशन। ठीक है। डन। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, द टेबल बिलो शोज टाइप्स ऑफ केमिकल म्यूटाजेंस एंड द नेम्स ऑफ म्यूटाजन। Which one of the following option shows the correct match between column X and column Y? ठीक है। अब इसमें से बेस एनालॉग कौन सा होगा? ए का क्या होगा? फोर्थ। क्योंकि 5 ब्रोमोयूरेसिल। अब देखो एक ही ऑप्शन में है बस। इंटरकलेटिंग एजेंट में आएगा आपका इथीडियम ब्रोमाइड, या जैसे एक्रिडिन ऑरेंज था वहां पर डियामिनेटिंग के अंदर नाइट्रस एसिड, और एल्काइलेटिंग एजेंट के अंदर ईएमएस। देखो सिंपल क्वेश्चन। जैसे भी ये क्वेश्चन है, बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग correctly describes how a mutagen induces a specific type of base change in DNA। इनमें से कौन करेक्टली डिस्क्राइब करेगा कि कैसे एक म्यूटाजन जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बेस चेंज को इंड्यूस करता है डीएनए के अंदर? हम्म।
क्या आंसर होना चाहिए? हाँ जी। फोर्थ कैसे होगा? हम्म। हम्म। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ईएमएस क्या लिखा हुआ है? तो बेस एनालॉग होगा ईएमएस। ईएमएस तो हमने क्या लिखा है? वो तो एल्कालेटिंग एजेंट है, इथाइलेटिंग एजेंट है। तो ये तो गलत है वैसे ही, क्योंकि ईएमएस कोई बेस एनालॉग थोड़ा है। ठीक है। फिर जो ईटी भी आ रहा है, वो इंटरकलेट करता है, ठीक है, बट वो तो फ्रेम शिफ्ट कराता है, तो सब्स्टिट्यूशन तो वो कराता ही नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा ना, जो अभी आपने देखा कि जो इंटरकलेटिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इथीडियम ब्रोमाइड होता है, एक्टिन ऑरेंज होता है, ये सब किस टाइप की म्यूटेशन कराते हैं? फ्रेम शिफ्ट। तो ये भी गलत है। फिर नाइट्रस एसिड एडेनिन को डिएमिनेट करता है, लीडिंग टू एन AT to GC ट्रांजिशन। अब ये सही है, क्योंकि नाइट्रस एसिड वही तो है ना, डिएमिनेशन ही तो कराता है, और वो ट्रांजिशन कराएगा। यूवी तो हमने कहा ही नहीं ना, कि यूवी रेडिएशन के बारे में तो हमने कुछ देखा ही नहीं है कि वो, क्योंकि वो तो टाइमर बनाता है, बट वो ट्रांजिशन नहीं कराएगा, जो यूवी रेडिएशन होती है। यूवी रेडिएशन जो है वो थायमिन थायमिन डाइमर तो बनवाता है, बट हम ये नहीं कहते कि वो ट्रांजिशन। उसमें ये होता है कि थायमिन थायमिन डाइमर बनने से क्या हो सकता है ना, कि क्योंकि एक ही डीएनए के अंदर जो थायमिन है वो एक साथ आ गए, तो क्या पता वो इसको स्किप ही कर दे। स्किप करेगा तो फिर डिलीशन हो सकती है, बट ये कहना कि ट्रांजिशन हो रहा है वो नहीं होगा आपका, क्योंकि थायमिन थायमिन डाइमर बनने से, क्योंकि एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर बन गया, तो क्या पता पॉलीमरेज उसको स्किप ही कर दे, तो स्किप करने से वहां पे डिलीशन हो सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी। भाई बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है आप, यही तो प्रॉब्लम है ना, आप चीज़ों को बहुत लाइट लेके चलते हो, चीज़ें वैसी है नहीं। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आपकी बताई है, अगर अभी आप उसको उसको आंसर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब कि अभी तो या तो हम क्लास में है ही नहीं। इसका तो मतलब ये है ना कि फिजिकली होना और मेंटली होने में फर्क होता है। ठीक है ना, तो आपको मेंटली यहाँ पर प्रेजेंट होना है, ये नहीं है कि बस आए बैठ गए। और यहाँ पर तो मैंने आपको बार बार बताया कि हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन को याद रखना, उसकी एप्लीकेशन, वो सब आपके हाथ में है। ठीक है ना। अब जैसे देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, तो इसमें कुछ खास था ही नहीं, मतलब थ्योरेटिकल था बस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एजेंट क्या करता है। अब यहाँ पर थोड़ा उसने स्टेटमेंट्स की फॉर्म में पूछ लिया। ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करो ट्राई। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। देखो उसने क्वेश्चन हमें क्या दिया, देखो क्या होता है ना, क्वेश्चन को बनाने का तरीका होता है, उसने लिखा 3 मिथ्यु नेगेटिव। मिथ्यु नेगेटिव का मतलब है कि वो मिथ्यु नहीं बना पा रहे। ठीक है, म्यूटेंट्स हैं, और वो मिथ्युनिन नहीं बना पा रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर म्यूटेशन हो रखी है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूटाजन देते हैं। देखो क्या होता है, मान लो किसी के अंदर एक म्यूटेशन है, आप म्यूटाजन को दे के एक दूसरी म्यूटेशन करा रहे हो। अब वो म्यूटेशन करने से क्या पता वो मिथुनिन बनाने लग जाए। रिवर्टेंट होगा ना, रिवर्टेंट का मतलब क्या होगा? रिवर्स कर दिया। ठीक है। टू स्टडी द नेचर ऑफ म्यूटेशन, these mutant strains were treated with mutagen, EMS और प्रोफ्लेविन और स्कोर्ड एंड स्कोर्ड फॉर रिवर्टेंट्स, मतलब जो रिवर्ट हो गए। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर समराइज्ड बिलो। जैसे वो कह रहा है म्यूटेंट स्ट्रेन ए है, उसको हमने ईएमएस दिया तो रिवर्ट नहीं हुआ, लेकिन बी दिया तो रिवर्ट हो गया। ठीक है। बी को हमने ईएमएस दिया तो रिवर्ट हो गया, प्रोफ्लेविन दिया तो रिवर्ट नहीं हुआ, सी में दोनों नहीं हुए। लेकिन अब प्लस स्टैंड फॉर द रिवर्टेंट्स ऑफ द ओरिजिनल म्यूटेंट्स एंड माइनस स्टैंड्स फॉर नो रिवर्टेंट्स ऑब्टेन्ड। Based on the above and the typical mutagenic effect of EMS and proflavin, what was the nature of original mutation in each strain? अब देखो ये, अभी मैंने आपको बताया ना कि अब हमें जैसे ईएमएस के बारे में पता है, तो ईएमएस तो ट्रांजिशन को रिवर्स करा सकता है। तो जो म्यूटेशन पहले थी वो ट्रांजिशन थी, ईएमएस ने उसको रिवर्स करा दिया।
अभी हमने यहाँ पूरी टेबल बनाया ना, थ्योरेटिकल रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन। मैंने आपको टेबल में क्या बताया था, थ्योरेटिकल रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन। तो 5 ब्रोमो यूरेसिल हमें सॉरी जो ईएमएस है वो क्या करता है, ट्रांजिशन। तो ईएमएस ने ट्रांजिशन नहीं करा था, तो ट्रांजिशन को ही वो रिवर्स करा सकता है। तो ओरिजिनल म्यूटेशन ट्रांजिशन थी, ठीक है। प्रोफ्लैविन का मतलब भैया कि ये फ्रेम शिफ्ट वाला ही है, क्योंकि यहां से यही पता लग रहा है कि इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। और सी का मतलब है कि देर इज डिलीशन ऑफ मल्टीपल बेसिस, ठीक है। मतलब यह है कि आपको जैसे बाकी के बारे में नहीं भी पता, बट बी तो पक्का ट्रांजिशन है। ए ऑप्शन में बी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ सिंगल बेस है, इधर इसमें ट्रांसवर्जन है, इसमें भी इंसर्शन और डिलीशन ऑफ मल्टीपल बेसिस है। तो 1 2 और 4 तो हो ही नहीं सकता, तो इसका आंसर सिर्फ क्या होगा आपका 3, ठीक है। ये चलो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया बेसिक सा, कि इसमें जनरली नंबर और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जनरली ये जो क्रोमोसोम का नंबर आपको जैसे कम या ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसका रीजन क्या होता है, नॉ डिजंक्शन। नॉ डिजंक्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपके जो क्रोमैटिड्स हैं अगर वो सेपरेट ना हो पाए ड्यूरिंग मियोसिस। पढ़ा था ना हमने, सेल साइकिल में पढ़ा था कि अगर नो डिजंक्शन मियोसिस 1 पे होती है तो कैसे गैमेट्स बनते हैं। अगर नो डिजंक्शन मियोसिस 1 पे होती है तो हम्म अगर नो डिजंक्शन मियोसिस 1 पे होती है तो कैसे गैमेट्स बनते हैं। N+1 और N-1। लेकिन अगर नो डिजंक्शन मियोसिस 2 पे होती है तो हैप्लॉइड भी बन सकते हैं, एन्यूप्लॉइड भी बन सकते हैं। एन्यूप्लॉइड का मतलब वही होता है ना कि N+1 N-1। तो ऑब्वियसली ये जो क्रोमोसोमल अब नॉर्मेलिटीज हमें देखने को मिलती हैं, इसके पीछे रीजन हम क्या देंगे, इसके पीछे रीजन हम क्या देते हैं कि जो गैमिट बना है उसी के अंदर क्रोमोसोम कम या ज्यादा है ना। जैसे अब किसी के अंदर 47 क्रोमोसोम है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो गैमिट्स फ्यूज करे हैं, एक गैमिट में 24 हैं, दूसरे में 23 आए हैं, ठीक है। किसी के अंदर अगर 45 है तो मतलब 23 और 22 आए हैं, क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन तो म्योसिस से ही होती है। तो अगर म्योसिस में जो इवेंट्स हो रहे हैं, अगर उसमें किसी भी पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज होता है। ये हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी में होते हैं 21st पोजीशन पे, एडवर्ड में होती है 18th पे, पेटेयू में होते हैं 13th पे, ठीक है। ऐसे देखो डिसऑर्डर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कुछ बेसिक एग्जांपल दिया है। जैसे टर्नर सिंड्रोम में भी मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं। क्लिन फिल्टर में आपके 47 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और क्राइडू चैटा भी मैंने बताया था, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ 5th क्रोमोसोम, ठीक है। अभी थोड़ा सा आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है। और अभी भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बारी, वो ट्रांसलोकेशन पे ही आया था, ठीक है। वो भी हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो दिसंबर 25 वाले एग्जाम में आया था। ट्रांसलोकेशन जैसे दो टाइप की होती हैं, एक होती है रेसिप्रोकल, एक होती है नॉन रेसिप्रोकल, ठीक है। जैसे ये मैं आपको पहले एक इमेज दिखाता हूं। जैसे आप ये देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये भी आपका एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब हुआ क्या, जैसे मान लो यहाँ का जो HIJ था वो चला गया इसके ऊपर, और इसका AB इधर आ गया, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो कि जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन के बाद जो क्रोमोसोम है, तो ये जो ऑरेंज सा शेड है क्रोमोसोम का, इसका कुछ पार्ट ब्लू वाले पे चला गया और ब्लू वाला कुछ पार्ट ऑरेंज पे चला गया, ये होते हैं रेसिप्रोकल। बट नॉन रेसिप्रोकल में क्या होता है कि सिर्फ एक का पार्ट दूसरे पे जाएगा, बट दूसरे का पहले पे नहीं आएगा, ठीक है। ये जनरली हमने कौन सी दिखाई है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। जैसे एक दो कैंसर्स के यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं, जैसे एक CML होता है, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। इसमें 9th और 22 क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, इनके बीच में ट्रांसलोकेशन होती है। बर्किड लिम्फोमा में क्रोमोसोम 8 एंड 14 इन्वॉल्व होता है। ये जो कैंसर्स हैं इसके पीछे रीजन ट्रांसलोकेशन है। जैसे एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे चला गया और दूसरे का पहले पे आ गया। ये चलो आप जाके देखना कि CML और बर्किड लिम्फोमा ये रेसिप्रोकल के एग्जाम्पल है या नॉन रेसिप्रोकल के हैं।
जैसे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे चला गया तो दूसरे का वाले का भी पहले पे आया है। बट नॉन रेसिप्रोकल में क्या होगा, एक का पार्ट चला गया बट दूसरे का उस पे नहीं आया। ठीक है। क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया और बर्किड लिम्फोमा ये दोनों कैंसर्स हैं। तो इनके पीछे रीजन क्या है, ट्रांसलोकेशन। सीएमएल में 9th और 22nd क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, और बर्किड के अंदर 8th एंड 14th क्रोमोसोम आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आया समझ में ये। सीएमएल में 9th एंड 22nd क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, बर्किड लिम्फोमा के अंदर 8 एंड 14। डन। अब जैसे एक मैं अभी आपको जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतलब ये क्वेश्चन भी है और ये थ्योरी भी है, और इसके ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर पेपर में इस बार आया था। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने एक, मतलब ये, इसको हम एज ए आप थ्योरी भी देखोगे और इसको आप एज ए क्वेश्चन भी समझोगे। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसके अंदर है ये, उसमें आप देख सकते हो। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, आपको यहां पर क्या दिखा रखा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड रिगार्डिंग chromosome pairing shown in the figure below and subsequent segregation during meiosis 1 in the reciprocal translocation heterozygote। जैसे इसमें देख रहे हैं ना, ए बी सी डी एफ जी है। ठीक है, और जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये नॉर्मल है। बट वही है, जैसे ए बी सी डी का ई एफ जी उधर चला गया और इसका 5 6 7 8 उधर चला गया। अब इसको आपको ये ध्यान रखना है कि हम लिखते कैसे हैं। जैसे ये N1 होगा और ये N2 है, ये नॉर्मल है। ठीक है, ऐसा होता है ना, जैसे नॉर्मली आप ये मान के चल सकते हो कि जब हम जनरली क्रॉसिंग ओवर की भी बात करते हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। ठीक है, तो जैसे दो ही इन्वॉल्व होंगे तो ट्रांसलोकेशन भी मान लो दो के बीच में हुई है। ठीक है, इसको आप लिखोगे T1, इसको आप लिखोगे T2, इसको T1, इसको T2। ठीक है, अब देखो होता क्या है, यहां पर ना 3 वेज होते हैं सेग्रीगेशन के। ठीक है, एक होगा N1 N2 और एक T1 T2। ठीक है, मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं N1 N2, और दूसरा कौन सा होगा आपका T1 T2। इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। N1 N2 एंड T1 T2, जैसे ये दोनों एक साथ और ये दो एक साथ, क्योंकि दो दो जाए हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। इसको हम कैसी सेग्रीगेशन बोलते हैं, आपकी ऑल्टरनेट। और इसमें जो गैमिट्स बनेंगे वो बनेंगे वाइबल। वाइबल का मतलब क्या है, वायबल इसलिए होंगे क्योंकि देखो, वायबल गैमेट होने के लिए ए बी सी डी एफ जी और 1 2 3 4 5 6 7 8 चाहिए। अब इसमें तो आई गए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ए बी सी डी एफ जी सब कुछ है। ठीक है, दूसरी होती है एडजेसेंट वन सेग्रीगेशन। दूसरी हम क्या लिखते हैं, एडजेसेंट वन। एडजेसेंट वन, एडजेसेंट वन कैसे होते हैं, वर्टिकली। वर्टिकली का क्या मतलब है, जैसे N1 T2 ऊपर चले जाएं और N2 T1 नीचे। वर्टिकल मतलब ऊपर वाले को ऊपर ले जाओ, नीचे वाले को नीचे ले जाओ। तो क्या होगा, N1 T2 और साथ में N2 T1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा कि गैमेट्स हैं वो वाइबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखो, अगर N1 और T2 एक साथ जा रहे हैं तो 1 2 3 4 तो है ही नहीं। जैसे ABCDEFG है, ABCD तो 2 बार हो गया, बट 1 2 3 4 है ही नहीं। इधर आप देखोगे ABCD नहीं है, तो ये गैमेट्स कैसे होंगे, नॉन वाइबल। कैसे होंगे, नॉन वाइबल। ठीक है, एक होती है एडजेसेंट वन, कैसी होती है, वर्टिकली। कैसी होती है, वर्टिकली। और एडजेसेंट टू कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली। एडजेसेंट टू कैसी होती है, हॉरिजॉन्टली। एडजेसेंट टू कैसी होती है आपकी, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली। इसमें क्या बनेगा,
मतलब N1 T1 इधर चला गया और N2 T2 इधर चला गया। जैसे दोनों ये वाले दोनों इधर जाओ, ये दोनों इधर ले जाओ, तो ये पेयर होती है N1 T1 एंड N2 T2। ये भी कैसे होंगे? नॉन वाइबल। कैसे होंगे? नॉन वाइबल। और ये कैसे होते हैं आपके? रेयर। कैसे होता है ये? रेयर। क्वेश्चन नहीं लाए जो क्वेश्चन दिए थे कल, उसी में कर लो ना इसको मार्क। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ना स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? थ्री वेज होते हैं सेग्रीगेशन के एनाफेज वन पे। एडजेसेंट वन वर्टिकल होता है, एडजेसेंट टू हॉरिजॉन्टल होता है, और ऑल्टरनेट होता है। ये स्टेटमेंट सही है। जो गैमेट एडजेसेंट वन और टू से बनेंगे वो नॉन वायबल होंगे, क्योंकि उनके अंदर डिलीशन और डुप्लीकेशन है। जैसे वही ना, जैसे आपने N1 T2 बनाया, अब इसमें ABCD तो दो बार आ गया, 1 2 3 4 आई नहीं। ऐसे ही आपने जो N2 T1 बनाया, उसके अंदर ABCD नहीं है। कुछ चीजें तो डुप्लीकेट होगी और कुछ चीजें डिलीट ही होगी। ऐसे ही आपने N1 T1 बनाया, तो इसके अंदर भी क्या है? 5 6 7 8 है ही नहीं। ये भी आपने बनाया, तो इधर क्या है? इधर EFG नहीं है। तो गैमेट्स जो एडजेसेंट वन और टू से बनते हैं वो नॉन वायबल होते हैं बिकॉज ऑफ डिलीशन एंड डुप्लीकेशन। थर्ड क्या लिखा? All gametes resulting from alternate segregation will be viable as they will carry both normal chromosome or both chromosome having translocation in the two poles respectively। तो ये वायबल होंगे। N1 N2 तो चलो होगा इसी। T1 T2 इसलिए है क्योंकि सेल को जो जो जीन्स चाहिए वो सारी की सारी उसके अंदर आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आ गया, और ABCDEFG भी आ गया। ठीक है। ए डाइसेंट्रिक एंड ए सेंट्रिक ये गलत है। अभी ना हम इन्वर्जन पढ़ेंगे। इन्वर्जन के अंदर ऐसे क्रोमोसोम बनते हैं। डाइसेंट्रिक मतलब जिसमें दो सेंट्रोमियर होंगे, ए सेंट्रिक जिसमें सेंट्रोमियर नहीं होगा। वो इन्वर्जन के टाइम पे होता है। यहाँ पर ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक की बात हम नहीं करी है, ना ही यहाँ पर होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? ABC। ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं जो December 25 के एग्जाम में आया था। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आया था इस पर पेपर में। देखो उसने क्या क्वेश्चन दिया। इन ए प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर ए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम P, जिसमें ABCDEFGH है, और क्रोमोसोम Q 1 2 3 4 5 6। meiosis 1 produces a quadrivalent as shown in the figure, which after meiosis 2 results in gametes of types labeled XYZ। ठीक है। अब वह है कि XYZ में से कौन सा एडजेसेंट वन है, कौन सा एडजेसेंट टू है, कौन सा ऑल्टरनेट है। ठीक है। अब देखो आप सबसे पहले किसके लिए देख सकते हो? जैसे हम पहले ऑल्टरनेट देखते हैं। देखो इसमें से ऑल्टरनेट कौन सा होगा? दिख रहा है? जूम से तो और ब्लर हो जाएगा। देखें एक बारी। ठीक है। कौन सा ऑल्टरनेट लग रहा है? हाँ वाई लग रहा है ना, क्योंकि देखो उसमें एक में N1 N2 है और एक में T1 T2 है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो मतलब वाई तो हमारा ऑल्टरनेट है। ठीक है। तो इसका मतलब या तो सेकंड आंसर है या फोर्थ है। अब अगर हम यहाँ पर, अब मैंने आपको एक तो क्या बताया था? वर्टिकल है। वर्टिकल वाला एडजेसेंट वन है। तो वर्टिकल में क्या जाना चाहिए? जैसे अगर हम इसी को देखें, मतलब ये N1, मतलब आपका जैसे ABCDEFGH
और ये HGF456, ये दोनों एक तरफ जाने चाहिए ना, और ये दोनों एक तरफ। आप ये देखो ABCDEFGH और HGF456, ये किस में है? एक्स में है ना, ये है। और दूसरे वाला होना चाहिए 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम 6, और 1 2 3 आपका ED या ABCD। तो ये एक्स हमारा सेग्रीगेशन 1 है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर बनेगा आपका? फोर्थ। ये इस बार है क्वेश्चन। तो बताओ आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तो 4 नंबर। क्या फर्क था उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर? बस आपको ध्यान से देखना है, बस क्या पढ़ रहे हैं हम। अभी आपने करा ना, देखो एक क्या था, दिखने में पता नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या पूछ लेते हैं। जिसको नहीं नॉलेज है उसको तो लगेगा ना, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आना है हो क्या रहा है। एक वो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, वही थ्योरी है जो हमने पढ़ी है। उस बेस पे देखो आपका क्वेश्चन हो गया। तीन ही वे हैं, ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन 1, ऑल्टरनेट सेग्रीगेशन 2, या मतलब एडजेसेंट सेग्रीगेशन 1, एडजेसेंट सेग्रीगेशन 2 और ऑल्टरनेट। तो वही ना, जैसे अब आपको वो चीज बताई गई, क्वेश्चन आया, अब जो ध्यान से पढ़ गया तो उसका क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को देख के वैसे तो बच्चा छोड़ ही देता है, क्या है ये, छोड़ो जी। देखो थ्योरी पहले पता होनी चाहिए ना। हाँ क्या पता कुछ नया आ जाए, कुछ और आ जाए, अलग बात है, बट जो मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन की थ्योरी पता थी, उस बेस पे मेरा, जो मैंने आपको ये बताया। और ये आज का थोड़े, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन आ रखा है नेट के पेपर में, ठीक है ना। और जब भी हम पढ़ते हैं तो हम इस क्वेश्चन को एज ए क्वेश्चन एज और एज ए थ्योरी ट्रीट करते हैं, ठीक है। कि क्वेश्चन भी हो गया, थ्योरी भी होगी, क्योंकि इसने जो जो थ्योरी में भी बताना होता है ना, वो सारा कुछ इसने वही पॉइंट्स लिखे होते हैं, ABC वही पॉइंट्स है जो थ्योरी में लिखने होते हैं। तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया। तो आप देख रहे हो ना, जैसे आप अलग अलग टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते, जैसे उस दिन हमने टेट्राड एनालिसिस पे क्वेश्चन किया, ठीक है। तो अब ये नहीं पता ना कि आपकी बारे में कौन सा क्वेश्चन है। देखो टॉपिक्स कितने सारे हैं। अब मान लो आप म्यूटेशन भी पढ़ रहे हो, इतना कुछ आप म्यूटेशन से पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं ना कि आप बेसिक सी म्यूटेशन पढ़ के चले जाओ, आपको लगता है आपका टॉपिक हो गया। ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं, हमें उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, कि नहीं। अब ये होता है, ये अच्छे से इसको याद रखने में टाइम लगता है ना, कि ऑल्टरनेट में क्या हो रहा है। आप एडजेसेंट सेग्रीगेशन 1 का क्या मतलब है, एडजेसेंट सेग्रीगेशन 2 का क्या मतलब है। बस। डन। देखो यही सिर्फ जो है ना, आप कोचिंग में आते हो तो उसका सिर्फ यही मोटिव है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और सही वाली इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए, ठीक है। बाकी काम आपका, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम है, ठीक है। क्योंकि आपको नहीं पता लगता ऐसे ना कि कहाँ पे क्या आना है। क्योंकि आप किसी बुक की थ्योरी को फॉलो करोगे, आपको नहीं ये चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। कि ये क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ही है, अब एक सोचेगा चलो ये तो मुझे, ये तो छोड़ के ही जाते हैं। ऐसा नहीं है ना, आप चीज़ों को छोड़ोगे और वही सेम चीज़ आ रही है, तो बाकी जो हमने चैप्टर पढ़ा उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। अब मान लो हम म्यूटेशंस को ऐसे एंड कर दें, छोड़ो ट्रांसलोकेशन नहीं पढ़ते, तो पूरा म्यूटेशन पढ़ने का क्या फायदा हुआ। क्योंकि पेपर में कुछ नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आना है। इसलिए हमें, इसलिए मैं आपको भी कहता हूं ना, जो आपको बताया जाता है पहले आप उसको अच्छे से याद करो, ठीक है। एक्स्ट्रा तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, दैट इज ऑल अप टू यू, बट पहले आपको ये आता हो, ठीक है ना। क्योंकि अब हमें ये बताया कि हमने ये चीज कराई और 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब जिसने पढ़ा होगा उसने 4 नंबर वहां पे गेन किए होंगे, बट जिसने नहीं पढ़ा उसके 4 नंबर नहीं वहां पे, ठीक है। दिखने में चीजें लगती हैं कॉम्प्लेक्स है, ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्या है ये, लेकिन जब हम उस चीज को, हमें समझ आ जाती है, समझने में कितने मिनट लगे, 5। जब चीज अगर समझ आ गई तो फिर आप चाहे क्वेश्चन आया तो उसका ठीक हो गया। इग्नोर नहीं करना ना आपने, इग्नोर करोगे तो, जैसे अभी और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप अभी खुद से भी ट्राई करोगे। जैसे एक मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसे अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा ना करने को, जैसे ये भी क्वेश्चन है, ये भी वैसे सही है, N1 T1 N2 T2, ठीक है। ये आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन नेट के पेपर में आ रखा है, ठीक है। अभी ये भी चलो, ये भी म्यूटेशन वाला है, ये भी अभी करेंगे। एक तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, म्यूटाजेंस वाला। आपको याद रखना है कि कौन सा म्यूटाजन क्या करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, फाइब्रोमोयूरेसिल, ईएमएस, हाइड्रोक्सिलमीन, एक्रिन, ऑरेंज, ठीक है। ये भेजूंगा मैं आपको, उसको खुद से टिक करना। आगे समझिए। अभी देखो एक ऐसा 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 क्वेश्चन आता है, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी भी क्या ट्रिक है। ये इन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। अभी हमने ट्रांसलोकेशन की बात करी है, ठीक है। आगे समझ के नहीं? हम्म। बोल लिया करो कुछ। हम्म। तो इतने सुस्त हो गए ना आजकल बच्चे, पहले ऐसे नहीं होते थे बच्चे, हैं? मतलब बोलने में भी क्यों हमने अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है? हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूज हो जाएंगे, हैं कि नहीं? पढ़ाई तो वैसे भी थोड़ी इंटरेस्ट से होती है, मतलब अगर आप इसको बर्डन मान के चलोगे, वैसे देखो क्या है, आखिर सोचने में बैठे तो इसमें क्या इंटरेस्टिंग, कुछ भी इंटरेस्टिंग तो ऐसा कुछ है नहीं। देखो क्या है ना, हमें एक पेपर क्लियर करना है, उसके लिए हमें एक थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। अब किसी को क्या चीज़ अच्छी लगती है नहीं लगती है, वो उसका अलग अलग, मतलब सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अब किसी को क्या पता, जेनेटिक्स अच्छी ना लगती हो, किसी को बहुत अच्छी लगती हो। अब मैं तो किसी सब्जेक्ट को इस हिसाब से देखता हूँ ना कि पेपर में मेरा क्वेश्चन ठीक होना चाहिए, ठीक है। और जितनी मेरी समझ है उस बेस पे मेरा क्वेश्चन ठीक हो जाए बस। और हमें क्या लेना देना है, हमें तो पेपर क्लियर करना है ना एक बारी। ये थोड़ा है कि आप सोचो कि अब कईयों को होता है, हर एक का अपना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। कोई कहेगा मुझे सेल बायो अच्छी लगती है, कोई कहेगा मुझे मोल बायो अच्छी लगती है। अब चलो वो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट अभी तो हमें जैसा क्वेश्चन आ रहा है उसको हमने, क्योंकि थ्योरी की नॉलेज होती है तभी आप कल को कोई, जैसे आप कोई रिसर्च करते हो, आपने रिसर्च पेपर पढ़ना है। अब रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए वर्ड्स तो पता होने चाहिए ना। जैसे वो है, उसने ट्रांसलोकेशन स्टडी करी, इसमें पता है नहीं आपको ये क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेट क्या लिखा हुआ है, एडजेसेंट वन एडजेसेंट टू, फिर तो आप कैसे उस पेपर को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो वैसे तो चलो अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्योंकि रिसर्च की तो बहुत सारी फील्ड्स है ना। तो ऐसे तो है नहीं कि अभी हमें सब कुछ आ जाएगा, बट चलो जो, अब देखो आप ये देखो कि ये वो पेपर है जिसको साइंटिस्ट बना रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कोई ऐसे ही कोई क्वेश्चंस को बना रहा है। जो रिसर्च कर रहे हैं वही लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं, जिसका जो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। उससे हमें पता लगता है ना कि वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, जो ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं तो कुछ कर ही रहे होंगे ना ऐसा। ऐसे थोड़ा उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन डाल दिए। तो उस चीज को हमने समझना है, ठीक है। सिर्फ वे ऑफ आस्किंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एक ही क्वेश्चन है, उसको पहले उसने ऐसे पूछ लिया, वहां पर कुछ और फॉर्म में पूछ लिया, उसने गैमिट से लिख दिया वहां पे। करा क्या इस क्वेश्चन में, क्या करा उसने, ऐसा तो नहीं कर इसमें उसने, ये तो मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन करा कि थ्री वेज ऑफ क्या होती हैं, सेग्रीगेशन। उधर क्वेश्चन में उसने तीन टाइप के गैमिट ही बना दिए, और फिर आपसे पूछ लिया कि कौन सा गैमिट किससे बना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा था उसने, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले ये तो मुझे पता होना चाहिए था ना कि ये, यहां पर तो उसने ऐसा कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा कि इसमें से ऑल्टरनेट कौन सा है, एडजेसेंट वन कौन सा है, एडजेसेंट टू कौन सा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करा, ठीक है। और जो चीज एक्सप्लेन करी वो उसने वहां पर तीन टाइप के गैम्बिट बना दिए, और पूछ रहा है कि एडजेसेंट वन, एडजेसेंट टू और ऑल्टरनेट से कौन सा बनता है, ठीक है। ठीक है, अब एक जैसे ये रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन होती है, ठीक है। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये जो ट्रांसलोकेशन होती है ना, ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में होती है। जैसे हमें पता है ना, क्रोमोसोम के अलग अलग टाइप्स होती हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक होती है, एक्रोसेंट्रिक होती है, टीलोसेंट्रिक होती है। तो वो कह रहा है कि जो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस हैं, दे आर लिमिटेड टू द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। द साइज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन विल डिफर। जैसे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि अ, जो अलग अलग साइज के क्रोमोसोम्स हैं, जैसे मान लो आपने कह दिया कि 13, 14, 15, 21, 22, आपस में किसी के भी ट्रांसलोकेशन हो सकती है। जैसे मान लो 14, 15 के बीच में भी हो सकती है, 14, 21 के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि सभी का साइज अलग होता है, ठीक है ना। जैसे नॉर्मली जो हम क्रोमोसोम्स को अरेंज करते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। जैसे क्रोमोसोम वन आपका सबसे बड़ा है,
उससे छोटा 2 है, उससे छोटा 3 है, उससे छोटा 4 है। जैसे जैसे हम 1 से 22 की तरफ जा रहे हैं तो क्रोमोसोम्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है। जीन्स ऑन द क्रोमोसोम इन्वॉल्व इन ट्रांसलोकेशन विल शो लिंकेज। जैसे मान लो आपने कहा कि पहले एक जीन 13th क्रोमोसोम पे है, एक 14th पे है, तो वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाएंगे। लेकिन अगर 13th क्रोमोसोम का कुछ पार्ट मान लो 14th पे जाके लग गया, तो क्या होगा? वो जीन अब यहां पे जाके लग गई, अब तो वो लिंकेज दिखा रही है ना। पहले तो वो जीन 13th क्रोमोसोम के ऊपर थी और एक जीन मान लो यहां पे थी। अब अगर ये जीन यहां से यहां पे जाके लग गई, अब तो ये लिंकेज दिखा रहे हैं। तो जीन्स जो पहले इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे थे, ट्रांसलोकेशन की वजह से वो लिंकेज दिखाएंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम से जो जीन है वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाके लग गई। तो पहले वाली जीन के साथ तो ये जीन 14 पे थी, ये 13 पे थी। जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाती हैं। लेकिन अगर ये जीन 13th वाली 14th पे चली गई तो अब ये लिंकेज दिखाएगी। ठीक है। इसको हम जी बैंडिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बैंडिंग एक तरह से टेक्निक होती है जिससे हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दे मे लीड टू डाउन सिंड्रोम। ठीक है। क्योंकि जो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन होती है ये डाउन सिंड्रोम कोज कर सकती है। कि जो हम कह रहे हैं ना कि उसमें ट्राइसोमी है 21st पोजीशन पे, तो क्या पता एक क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे पे चला गया, जिसकी वजह से जब गैमेट फॉर्मेशन हो रही है उस टाइम पे अ, आपकी जो नोड जंक्शन है, या जो आप कह रहे हो कि उस टाइम पे जो क्रोमैटिड है वो सेपरेट नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से हमें एनिप्लॉइड गैमेट्स देखने को मिलते हैं। तो रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन में लीड टू डाउन सिंड्रोम। ठीक है। एज इट इज क्वेश्चन आया था एक बार पेपर में, तो उसमें ये सारी स्टेटमेंट्स ही थी। एकोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स में होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का साइज, जिनमें ट्रांसलोकेशन हो रही है वो डिफर कर सकते हैं। genes on the chromosome involved in translocation will show linkage with genes with which it normally independently assort। इसको हम जी बैंडिंग से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन में लीड टू डाउन सिंड्रोम। ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसलोकेशन हमने डिस्कस करी यहां पर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशंस। आया समझ में ये? डन। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इन्वर्जन के बारे में। ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, दूसरा फिर खुद से ट्राई करोगे। दो इन्वर्जन की दो टाइप होती हैं। पहले हम थोड़ा बेसिक सा समझते हैं। एक होती है पैरासेंट्रिक और एक होती है आपकी पेरिसेंट्रिक। यहाँ पर आपको दो टाइप की इन्वर्जन दिखा रखी है। एक होती है पैरासेंट्रिक, एक होती है पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक क्या होता है? जिसमें सेंट्रोमेर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसमें सेंट्रोमेर इन्वॉल्व आपका नहीं होता। जैसे आप देख सकते हो कि मान लो ABCDEFG है। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, CFED हो गया। जैसे एफ इधर आ गया, ई तो चलो सेंटर में रहा, डी इधर आ गया, तो इसमें सेंट्रोमेर इन्वॉल्व नहीं है। अगर सेंट्रोमेर इन्वॉल्व नहीं है तो उसको पैरासेंट्रिक बोलते हैं। और इसमें ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनते हैं। ठीक है। ये वैसे भी आप याद रखना, जब भी पैरासेंट्रिक होगा तो ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनेंगे। ए सेंट्रिक मतलब जिसमें सेंट्रोमियर नहीं है, डाइसेंट्रिक मतलब जिसमें दो सेंट्रोमियर है। और इसमें गैमिट्स कैसे होंगे आपके, नॉन वाइबल। गैमिट्स कैसे होंगे आपके, नॉन वाइबल। ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, जैसे मान लो बी और सी, और बीच में सेंट्रोमियर है। अब सी इधर आ गया, बी इधर चला गया, तो इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है।
ठीक है ना। जैसे आप ये देखो कि बी, ये सेंट्रोमियर है, ये सी है। अगर सी उधर चला गया, बी इधर आ गया, तो इसमें सेंट्रोमियर इन्वोल्व है। अगर सेंट्रोमियर इन्वोल्व होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी पेरिसेंट्रिक। और इसके अंदर ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। पैरा में ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक बनते हैं, बट पैरी में ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक नहीं बनते हैं। गैमेट्स यहां पर भी नॉन वाइबल होते हैं। ठीक है, ये जैसे अभी ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक जो है, ये भी आपको क्वेश्चन के थ्रू क्लियर होगा। ठीक है ना। मतलब एक तो आपको सिंपल सी बात याद रखना, अगर तो पैरासेंट्रिक है तो ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक बनेंगे, और अगर पेरिसेंट्रिक है जिसमें सेंट्रोमियर इन्वोल्व है, उसमें ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक नहीं बनेगा। ये बेसिक डिफरेंस है पैरासेंट्रिक और पैरी के बीच में, कि पैरा में सेंट्रोमियर इन्वोल्व नहीं होता और ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनते हैं। लेकिन जो पैरी है उसमें सेंट्रोमियर इन्वोल्व होता है, लेकिन ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम नहीं बनते हैं। गैमेट्स दोनों में नॉन वाइबल है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूं इसमें। जैसे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है। फॉलोइंग इज द डायग्राम ऑफ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। अब देखो यहाँ पे नाम में ही आ गया कि पैरा है। अब पैरा में आपको पता है क्या होता है, सेंट्रोमियर इन्वोल्व नहीं होता और ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनते हैं। ठीक है। और यहां पर आपको ये हेट्रोजाइगोट दिखा रखा है, ए बी सी डी ई एफ जी और ए बी एफ ई डी सी जी। ठीक है। मतलब वही होगा ना, इस इन्वर्जन होगी। जैसे नॉर्मली या तो ए बी सी डी एफ जी है और दूसरा ए बी एफ ई डी सी जी। ठीक है। अब देखो इसमें हम इसको कैसे समझेंगे, इसको हम कैसे स्टडी करेंगे। अब जैसे इसको देखो आप, जैसे हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ए, ठीक है, ये बी, जैसे आप इसके साथ साथ चलो। ठीक है, ये सी, ये डी, ठीक है। और ये मान लो अब इस तरफ चला गया, इस तरफ आ गया, इसको इसी तरफ ले जाओ ऐसे, ई एफ, और ये कैसे जा रहा है आपका इधर, बी, और फिर ए बी सी डी ई एफ बी है। देखो दोनों सेंट्रोमियर इसमें आ गए। ऐसे अब दूसरा देखो, जैसे उसको चाहे यहां से स्टार्ट कर लो, क्या बना आपने, जी, सी, डी, ई, एफ, और ये जी। देखो इसमें सेंट्रोमियर ही नहीं है। जैसे अगर तो उसने क्वेश्चन में, यहाँ तो उसने हमें दे ही दिया, अगर नहीं दिया होता तो हमें इसको देखना पड़ता पहले। अब इसमें आप देख रहे हो ना, जैसे आपने यहां से स्टार्ट करा, ए बी सी डी, फिर आप क्या लेंगे इसको, ई एफ बी ए। तो इसमें क्या है कि डाइसेंट्रिक और ए सेंट्रिक बनेगा इन एज इन मियोसिस एज द कायस्मेटा गेट्स टर्मिनेटेड। देखो ना, क्रॉसिंग ओवर तो यहां पर हो रही है ना। जनरली क्रॉसिंग ओवर, देखो क्या होता है ना, ये जो एक्सचेंज होता है, ये कुछ ना कुछ तो क्रोमोसोम आपस में कनेक्ट होंगे तभी एक्सचेंज होगा ना। ऐसे थोड़ा है कि ऐसे इन्वर्जन हुई है। अब इन्वर्जन करने के लिए उसने क्या है, क्रॉस ओवर होनी चाहिए। ठीक है। जैसा अब हमें पता है क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो चलो सही है, बट बी गलत होगी कि ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनेगा ही नहीं। अब सी उसने क्या लिखा है कि सारे गैमेट्स नॉन वायबल है। लेकिन अब वही हो गया ना, क्रॉसिंग ओवर तो जैसे दो के बीच में ही हो रही है, बाकी दो सिस्टर क्रोमैट जो दो हैं वो तो इन्वॉल्व नहीं है ना। अगर गैमेट में मान लो वो दोनों चले गए, तब तो गैमेट्स वायबल होंगे। तो आप ये लिखते हो कि जो नॉन वायबल गैमेट्स हैं वो क्रॉस ओवर प्रोडक्ट से बनते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड डी। वैसे तो पैरासेंट्रिक से एक चीज तो हमें क्लियर होगी थी कि इसमें ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक तो बनेगा। अगर ये मान लो उसने पैरासेंट्रिक नहीं लिखा होता है, फिर आपको जज करना पड़ता। जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको भी आप ट्राई भी करोगे। तो पहले तो हमें जनरल पता है कि पैरा में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि क्रॉस ओवर जहां पर हो रहा है,
जैसे अभी देखना, अभी आपको मैं दूसरा क्रॉस दिखाऊंगा, उसमें आपको देख पता लगेगा। जैसे इसमें देखो यहाँ क्रॉस ओवर हो रहा है ना, उसके पास ही सेंट्रोमियर है, ठीक है। लेकिन ये जो था इसमें क्रॉस ओवर यहां पर हो रहा है, सेंट्रोमियर दूर है। इस वाले को भी आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सेंट्रोमियर है वो इन्वोल्व है। पैरा में तो सेंट्रोमियर इन्वोल्व होता ही नहीं है, तो ये पैरा था, इसमें सेंट्रोमियर इन्वोल्व है नहीं, ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक बनेगा। अब देखो क्या होता है ना, कई बार स्मार्टनेस होती है। अगर आपको क्वेश्चन में ये पता है, मान लो अगर मुझे पता है ये पैरासेंट्रिक है, तो मुझे पता है कि ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक बनेगा, तो मेरे को इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, कि मेरे को प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे कि कैसे बन रहा है। अगर तो ये नहीं दिया होता पैरासेंट्रिक है, तो पहले फिर आपको जज करना पड़ता है ये पैरा है या पैरी है, क्योंकि मेरे को पता है कि पैरासेंट्रिक में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं होता, ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक बनते हैं, और क्रॉस ओवर से जो गैमेट्स हैं वो नॉन वायबल होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया पेपर में, देखो ये आपकी ये उसमें भी होगा, असाइनमेंट में भी। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डायग्राम शोज मियोटिक पेयरिंग इन एन इन्वर्जन हेट्रोजाइगोट एंड ए पॉइंट वेयर सिंगल क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड। और हमें गैमेट्स यहां पर बता रखे हैं। अब इसको भी देखो, हम वैसे अगर स्टडी करें, जैसे ए बी, अगर हम यहां से स्टार्ट करें ए बी, कैसे जा रहा है ये सी, फिर ये देखो बीच में सेंट्रोमियर आ गया, फिर ये डी, और फिर ये इधर चला गया ई एफ ए बी, यही होगा। अब इसमें एक ही सेंट्रोमियर आ रहा है। अगर मैं दूसरे वाला देखूं, तो जैसे उसको भी आप ऐसे ले जाओ जी सी, देखो ये सेंट्रोमियर इधर, और ये उधर चला गया, और ये ई एफ जी। इसका मतलब ये पैरी सेंट्रिक है, पैरा तो नहीं है, क्योंकि इसमें ए सेंट्रिक डाइसेंट्रिक जो है वो नहीं बन रहा। अब देखो ना, इसमें पक्की बात है सी और डी तो गलत है, तो एक ही ऑप्शन बची जिसमें ए बी है। नॉर्मल जीन सीक्वेंस उसमें होगा मे बी जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, जिसमें क्रॉसिंग हो रही है उसमें इन्वर्टेड आ रहा है और डुप्लीकेशन डिलीशन है। ये किसका एग्जाम्पल है आपका, पेरिसेंट्री का। और मुझे पता है कि पेरिसेंट्री के अंदर ए सेंट्रिक और डाइसेंट्रिक आपका नहीं बनता है। बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। बट इसमें उसने लिखा नहीं हुआ था ना ये पैरा या पैरी है, तो ये पहले आपको जज करना पड़ता। तो इसमें सीओडी गलत है, इसमें ए बी और ये आपका करेक्ट है। आया समझ में ये। ठीक है, जैसे ये तो यहाँ पर एक टेबल में कुछ एग्जांपल्स हैं वैसे ही, कि जो अलग अलग डिजीज होते हैं ना उसके अलग अलग रीजन होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको हटिंगटन डिजीज बताई थी, हटिंगटन डिजीज का रीजन मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स, ठीक है। अब बाकी डिजीज के देखो क्या ना, अब आपको ये पता है कि ये डिजीज है, अब डिजीज में जीन के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि हम हर एक डिजीज का याद करें। जैसे हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जी ए जी की जगह जी यू जी आ जाता है, वो सब्सिट्यूशन है। अब यहाँ पर वैसे उसने अलग अलग डिजीज का बता रखा है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में वगैरह डिलीशन होता है, फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेमिया के अंदर इंजर्शन होता है, मार्फन सिंड्रोम के अंदर नॉनसेंस, नॉनसेंस क्या बताया था, स्टॉप कोडोन आ जाता है, और एकोंड्रोप्लेजिया में मिस सेंस म्यूटेशन होती है। अब ऐसे देखो आप हर एक डिजीज का तो नहीं याद रख सकते ना। आपने कहा दिया डिजीज है और जीन में प्रॉब्लम है। अब देखो जीन में म्यूटेशन हमने कितने सारी टाइप की पढ़ी है, मिस सेंस हो सकती है, नॉन सेंस हो सकती है, फ्रेम शिफ्ट हो सकती है। तो अब ये है कि चलो जो एग्जांपल्स हैं एक दो, अब ये पोजीशन पोजीशन से याद करने का तो कोई लॉजिक बनता नहीं है कि आप इतना कुछ इसमें याद करो। हाँ ये होता है कि चलो जोन जोन सी डिजीज आपने कॉमनली पढ़ी हैं या जो भी कॉन्टेक्स्ट में आते हैं उसके बारे में बताओ, ये ऑटोजोमल है, एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है। जैसे अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, हटिंगटन की डिजीज का रीजन क्या था, एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स। इसमें हमने लिखा था ना सी ए जी, देखो स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने आपको, जितना ज्यादा ट्रिपलेट का नंबर होगा
उतनी डिजीज की सिवेरिटी क्या होती है आपकी, ज्यादा होती है। करा था ना स्टार्टिंग में हमने, ये देखो। जो मैंने आपको ये तो CAG बताया, तो एटलीस्ट ट्रिपलेट याद रखो, ठीक है। क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आते हैं आपके ना, एक्सपेंडिंग ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट्स के ऊपर भी। आया समझ में ये? अब इसमें से एक क्वेश्चन आपने ये ट्राई करना है, सिंपल है ये भी होगा आपके उसके अंदर ना। कौन सा नंबर है ये वाला क्वेश्चन का? स्टार्टिंग में ही होगा, फर्स्ट पेज पे देखो, फर्स्ट सेकंड पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला तो हमने कर ही लिया है, ये दोनों भी कर लिए। ये नहीं होगा शायद इसके अंदर ना, एक ये ट्राई करना है आपने, और एक ये ट्राई करना है, और एक ये, और ये तो इस बार आया ही था। आई समझ में म्यूटेशन? हम्म। ठीक है, तो म्यूटेशंस में जैसे मैंने आपको बताया ना, जनरली जो क्वेश्चंस हैं वो, एक तो बेसिक आपको म्यूटेशंस पता हो कौन कौन सी होती हैं, फिर म्यूटाजेनिक एजेंट्स के बारे में बताओ, कौन किसको रिवर्स कर सकता है, या कौन सा एजेंट किस टाइप की म्यूटेशन करता है, वो सब हमने डिस्कस किया कि म्यूटेशन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, इंड्यूस्ड भी हो सकती है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ा आपको क्रोमोजोमल के बारे में बताया, कि जिसमें हमने किसकी बात करी, इन्वर्जन की और ट्रांसलोकेशन की, ठीक है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा वही होता है ना, इस चीज को बच्चे छोड़ जाते हैं, तो वो ट्रांसलोकेशन इन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका म्यूटेशंस कंप्लीट।